वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 6 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के गुण या द्रव्य गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल का डिवीजन, फिर इसके बाद स्ट्रेस यानी प्रतिबल और स्ट्रेन विकृति। तो इतने टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which object resist or by which object resist on account of application of an external force, the force which tends to bring about a change in shape and size of that object back in its original shape and size on removal of external force. The elasticity of any object is that property by which object resists the change in shape and size of this objects, and after removal of external force, that is deforming force, original shape and size of this object is acquired. This property is called elasticity. प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है। तो प्रत्यास्थता वस्तु के पदार्थ का गुण है जिसके कारण वस्तु किसी बाह्य बल या जिसको हम विरूपक बल कहते हैं, विरूपक बल या बाह्य बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल या विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार एवं रूप परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ये जिस प्रॉपर्टी के कारण होता है वो प्रॉपर्टी प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाती है। तो किसी भी वस्तु में हम जब बाह्य बल लगाते हैं या उसी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, विरूपक बल, तो किसी भी वस्तु पर जब बाह्य बल लगता है तो उसके कारण वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन हो जाता है, और यदि वो एक्सटर्नल फोर्स यानी विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो वस्तु अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले रही है, यही प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहलाती है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही वो अपना जो बिगड़ा स्वरूप है उसको मेंटेन करके फिर से वो अपना पुराना स्वरूप प्राप्त कर लेती है डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल हटाने पर। इन रेफरेंस ऑफ इलास्टिसिटी मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 डिविजन्स हैं जो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थों को डिवाइड किया गया है। पहला डिवीजन है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ या वस्तुएं। तो ए बॉडी विच गेन्स इट ओरिजिनल पोजीशन ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। यानी वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर बल लगाने से, बाह्य बल लगाने से या विरूपक बल लगाने से वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसको हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, इनको पूर्ण प्रत्यास्थ या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इन फैक्ट नो एनी मैटर इज परफेक्टली इलास्टिक, नो एनी मैटर इज परफेक्टली इलास्टिक, बट इन सम कंडीशंस वी कॉल these matter as perfectly elastic body like quartz, phosphor bronze. We take these materials as perfectly elastic bodies. तो वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में या कुछ सीमाओं के अंतर्गत हम क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रॉन्ज यानी फास्फर कांसा को पूर्ण प्रत्यास्थ मान सकते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, पूर्ण सुघट्य वस्तुएं। तो द बॉडीज विच डू नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज but deform permanently are called perfectly plastic bodies। जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्वावस्था को नहीं प्राप्त करती हैं, यानी पूर्ण शेप और साइज को नहीं प्राप्त करती हैं, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, पुराना रूप कभी नहीं प्राप्त कर सकती, इनको कहते हैं पूर्ण सुघट वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर हम विरूपक बल लगाते हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उनके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब विरूपक बल हटाते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती हैं, बल्कि वो विरूपित हो जाती हैं, उनका पुराना रूप कभी वापस नहीं आ सकता। तो ऐसी वस्तुएं पूर्ण सुघट्य वस्तुएं या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाती हैं। परफेक्टली इलास्टिक वस्तुएं क्या करती हैं, अपने रूप को पुनः प्राप्त कर सकती हैं, जबकि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी अपने पुराने रूप को कभी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट सॉइल एंड वैक्स कैन बी सपोज्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक। तो व्यवहार में गीली मिट्टी तथा मोम को पूर्ण सुघट वस्तुएं माना जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है इन इलास्टिक बॉडीज, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। तो इन इलास्टिक बॉडी या अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या हैं? द बॉडी विच डू नॉट चेंज इन शेप एंड साइज, द बॉडी विच डू नॉट चेंज इन शेप एंड साइज ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इन इलास्टिक बॉडीज। जिन वस्तुओं पर बाह्य बल लगाने से उनका आकार और रूप अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं इन इलास्टिक बॉडीज। देयर इज वेरी लेस चांस और नेग्लिजिबल चेंज अकर ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज इन इलास्टिक बॉडीज। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर हम बल लगाएं और उनका जो आकार है, रूप अपरिवर्तित रहे, अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुओं में बहुत अधिक परिमाण का विरूपक बल लगाने पर भी परिवर्तन, उनके रूप और रंग आकार में परिवर्तन इतना कम होता है या नगण्य होता है, इसको हम अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, ग्लास इत्यादि अप्रत्यास्थ पदार्थ या वस्तुएं हैं। तो इस तरह से प्रत्यास्थ वस्तुएं इलास्टिक बॉडीज हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे जब हम विरूपक बल हटा लेंगे, वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेगी या पुराना रूप आकार प्राप्त कर लेगी, जबकि प्लास्टिक में वो पुराने रूप और आकार में नहीं आती है। जबकि इन इलास्टिक में अप्रत्यास्थ में क्या है, उसका रूप और आकार चेंज ही नहीं होता एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, बट इट अकर्ड अंडर ए डेफिनेट लिमिट। बियॉन्ड दिस लिमिट इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी आर एलिमिनेटेड। The limit in which elastic property is present in body is called limit of elasticity of that body। प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को एक्वायर कर लेती हैं, परंतु ऐसा एक निश्चित सीमा तक ही होता है। तो ये जो पूर्व आकार और रूप है प्राप्त करने की घटना, ये एक निश्चित बाह्य बल डिफॉर्मिंग फोर्स तक ही होता है। इसके ज़्यादा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो उसका प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाता है उस वस्तु को। तो विरूपक बल की इस सीमा को, जिसके अंतर्गत प्रत्यास्थता का गुण पदार्थ में विद्यमान रहता है, उसे पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल है उसमें हम बाह्य बल की इतनी मात्रा जिसके अंतर्गत वह हटा लेने पर क्या करेगा,
अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को ग्रहण कर लेगा, यानी इलास्टिसिटी प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहेगा, तो उसे पदार्थ की वो जो विरूपक बल की मात्रा है वो प्रत्यास्था की सीमा यानी लिमिट, तो इस प्रकार डिफॉर्मिंग फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या विरूपक बल की एक अधिकतम वैल्यू मिलेगी, जिसके अंतर्गत प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहेगा। इससे ज़्यादा विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे तो वस्तु में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह का जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसकी लिमिट यानी सीमा, यही लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था की सीमा उस मटेरियल के लिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेस प्रतिबल। स्ट्रेस या प्रतिबल क्या है? इंटरनल रिएक्शन फोर्स वर्किंग एट यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। आंतरिक प्रतिक्रिया बल कैसे उत्पन्न होता है? विरूपक बल के वस्तु पर लगाने के कारण आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। तो किसी भी वस्तु पर हम एक्सटर्नल फोर्स, जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, उसको लगाने से वस्तु के अंदर जितना आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है एकांक क्षेत्रफल में, वह प्रतिक्रिया बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहते हैं उसको। तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में जितना भी प्रतिक्रिया बल होगा जो विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स का विरोध कर रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के विरोध में लगने वाले बल को जो एकांक क्षेत्रफल में लग रहा है उसको हम स्ट्रेस या प्रतिक्रिया कहते हैं, प्रतिबल। लेट ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट बॉडी एंड एफ बी इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। देन माना किसी वस्तु पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वस्तु की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा विरूपक बल लगाने पर इसमें उत्पन्न, वस्तु में उत्पन्न प्रतिक्रिया बल एफ है, तो स्ट्रेस प्रतिबल हम इसको पी से लिखेंगे। पी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स या बाह्य बल, और इसको डिवाइड करेंगे एरिया क्षेत्रफल से, तो पी इक्वल टू एफ अपान ए। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है उतना ही इंटरनल रिएक्शन लगता है यानी आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो इसलिए हम एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही इंटरनल रिएक्शन फोर्स को ले लेते हैं और उसका एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स mL/-2 और एरिया मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, और फिर ये आएगा mL/-1 T/-2। तो ये इसका फाइनल डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और ये हम जानते हैं ये कोई वस्तु है, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स इस सरफेस पर लगाते हैं, तो वस्तु पर जिसका सरफेस एरिया ए है तो ये इसका एरिया हो गया, और इस पर हमने बाह्य बल लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो वस्तु भी उतना ही इस फोर्स लगाएगी इस सरफेस पर ताकि ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उसकी ओरिजिनल रूप और आकार में आ जाए। तो ये जो प्रतिक्रिया बल है इसका हम क्या कहते हैं एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा? स्ट्रेस प्रतिबल। तो बाह्य बल के विरोध में जो बल लगता है वो इंटरनल रिएक्शन होता है और उसको हम एरिया से डिवाइड करते हैं, तो स्ट्रेस यानी प्रतिबल कैलकुलेट होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वस्तु पर आरोपित विरूपक बल की प्रकृति के अनुसार प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल 3 प्रकार का है। स्ट्रेस, पहला स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल। तीसरा है शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, विरूपक या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। जो दूसरी कैटेगरी है नॉर्मल स्ट्रेस अभिलंब प्रतिबल, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, टेंसाइल स्ट्रेस तनन प्रतिबल, और दूसरा इसका डिवीजन है कंप्रेसिव स्ट्रेस संकुचन प्रतिबल। तो इस तरह से स्ट्रेस हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, टेंसाइल एंड
कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम पहले स्ट्रेस की स्टडी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड along length and perpendicular to cross section. When external force or deforming force is applied along length of the object and perpendicular to cross section area of that object, due to which increase in length is occurred. Due to application of force, increase in length is occurred. The force working at unit cross sectional area of that body is called longitudinal stress. तो जब बाह्य बल या विरूपक बल किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत लगा हो, तो कोई यहाँ पर हमने वस्तु ले ली, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके परपेंडिकुलर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है और इसकी लेंथ है, लेंथ की ही डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। तो इस तरह से जब डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत लगा हो, जिससे वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, तो वस्तु की लंबाई में यहाँ पर वृद्धि होगी, तब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। तो इस तरह से जो स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये जितना भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है और उसको एरिया से डिवाइड करने पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकलेगा। और इसकी शर्त क्या है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लंबाई की ही दिशा में लगना चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगा हो, तब उसकी जो एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाएगा? स्ट्रेस या प्रतिबल। कौन सा? अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेट आर बी रेडियस ऑफ मेटेलिक वायर। तो हमने एक मेटेलिक वायर ले लिया है, आर बी इट्स रेडियस एंड एफ बी एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एम जी। देन माना किसी तार की त्रिज्या आर तथा बाह्य बल एफ इक्वल टू एम जी कार्यरत है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल P इक्वल टू एफ अपान ए। तो एक्सटर्नल फोर्स अपान एरिया, एक्सटर्नल फोर्स mg है और एरिया पाई आर स्क्वायर है। अगर हमने वायर लिया है तो वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर है और r रेडियस है। तो इस तरह से P इक्वल टू एम जी अपान पाई आर स्क्वायर या P इक्वल टू एफ अपान ए हम अपनी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा या सेकंड, नॉर्मल स्ट्रेस अभिलंब प्रतिबल। नॉर्मल स्ट्रेस अभिलंब प्रतिबल। नॉर्मल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी दैट टेंड्स टू कॉज इट टू डिफॉर्म। जब वस्तु की संपूर्ण सतह पर सभी जगह एक समान बल या दाब तल के लंबवत कार्यरत हो, तब वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंब बल या दाब को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। इट इज मेजर ऑफ इंटरनल फोर्स इन ए बॉडी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल of which it consists as they resist separation, compression or sliding in response to external force। तो इस तरह से जब भी किसी वस्तु पर हम उसके सतह के लंबवत बल लगाते हैं, तो उसके कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच दूरी बढ़ती है या उनके बीच की दूरी कम होती है या पार्टिकल्स एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की जो मात्रा है एकांक क्षेत्रफल पर, वो मात्रा क्या कहलाती है? नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा और यूनिट एरिया पर जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेस या अभिलंब प्रतिबल। तो लेट P बी अप्लाइड प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट। यदि P वस्तु पर आरोपित दाब
वस्तु यदि आरोपित दाब वस्तु पर P है तो नॉर्मल स्ट्रेस अभिलंब प्रतिबल P ही है, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है अभिलंब प्रतिबल, ये इट इज ऑफ टू टाइप्स। नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। तो टेंसाइल पहले पढ़ेंगे। टेंसाइल या तनन प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस या तनन प्रतिबल, व्हेन ए पुल और टेंशन अराइजेस ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। जब बाह्य या विरूपक बल के लगने से वस्तु में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा फोर्स लगाएंगे जिससे वह खिंचाव या टेंशन उत्पन्न होता है। तो कोई भी वस्तु है उसके हम किसी सतह पर क्या करेंगे, उस सतह को खींचेंगे, तो इससे जो फोर्स लगा वो पुल है या टेंशन राइज करता है उस वस्तु में, तो ये तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस, इकाई क्षेत्रफल पर जितना भी फोर्स लगेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस या तनन प्रतिबल कहलाता है। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया एक इंच पर, दूसरे इंच से एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पर कार्यरत बल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा फोर्स की मात्रा आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनन प्रतिबल होगा जब हम इसको बाहर की ओर खींच रहे हैं। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संकुचन प्रतिबल। संकुचन प्रतिबल की केस में हम इसको इंटरनली प्रेस करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो ये प्रेस हो तो इसमें कंप्रेशन यानी संकुचन उत्पन्न हो। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी टेंड्स टू कंप्रेस इट लीनियरली, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी जब बाह्य बल द्वारा वस्तु में सिकुड़न उत्पन्न होता है, जब बाह्य बल इस तरह से लगाया जाता है कि वस्तु कंप्रेस हो या सिकुड़े, तब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को संकुचन प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो कंप्रेसिव में हम वस्तु को कंप्रेस करते हैं, इसका साइज कम करते हैं बाह्य बल लगाकर, और टेंसाइल में वस्तु को खिंचाव उत्पन्न करते हैं यानी वस्तु को इसका साइज बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन के आधार पर टेंसाइल और कंप्रेसिव इस दोनों डिवीजन में बांटा हुआ है, जबकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के परपेंडिकुलर ही लग रहा है। यहाँ भी एरिया के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया ये है तो एरिया के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अंदर की ओर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस कारण से हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस के कैटेगरी में रखते हैं और ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है जब फोर्स बाहर की ओर लगे इसको खींचे, और जब इंटरनली लगे यानी एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लगे तो कंप्रेसिव या संकुचन प्रतिबल कहलाता है। तीसरा टाइप का जो स्ट्रेस है प्रतिबल वो शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी विरूपक या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो ये क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस, अभी हमने दो केस जो देखे स्ट्रेस के, उसमें जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। इसमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल लगेगा, जैसा नाम है टेंजेंशियल या स्पर्श रेखी। तो ये जो एरिया है उसके संपर्क में टेंजेंशियल लगेगा या स्पर्श रेखी। कैसे लगेगा, शियरिंग स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट फाइंड्स टू शियर ए बॉडी। तो जब तल के स्पर्श करते हुए तल के समांतर बाह्य बल के कारण तल को स्पर्श करते हुए, ये तल हम ले लेंगे, तल को स्पर्श करते हुए और तल के समांतर, तल के स्पर्श करते हुए और तल के समांतर जब बल लगता है तो इस कारण से वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाता है। पहले क्यूबिकल थी, अब ये क्यूबिकल से इसका रूप परिवर्तन हो गया, वो थीटा डिग्री पर यहाँ पर डिफॉर्म हो गई। तो आयतन इसका अपरिवर्तित रहता है
और इसका शेप डिफॉर्म हो गया, यानी रूप परिवर्तन हो गया, तब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को स्पर्श रेखीय या विरूपक प्रतिबल कहते हैं। तो इस तरह से शियरिंग या टेंजेंशियल में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, सरफेस की ही दिशा में लग रहा है और इस तरह से लगता है कि सरफेस को डिस्प्लेस किया जाता है। तो जब सरफेस डिस्प्लेस होगा और नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड होगा तो इस केस में ये जो रूप है ये बदलेगा रूप, और रूप में केवल परिवर्तन होगा जबकि आयतन वही रहेगा। तो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल स्पर्श रेखीय बल, ये कहलाता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल या विरूपक प्रतिबल कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 स्ट्रेस आ गए हमारे, 3 प्रतिबल। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी स्ट्रेन डिफाइन करेंगे। स्ट्रेन या विकृति, ए मेजर ऑफ एक्सटेंट टू व्हिच ए बॉडी इज डिफॉर्म्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस और अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। वस्तु के एकांक आकार में, वस्तु एकांक आकार की है तो वस्तु के एकांक आकार में बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। कोई भी वस्तु बाह्य बल के कारण, एकांक आकार के कारण कितना उसमें परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। जैसे स्ट्रेस 3 प्रकार का है, यानी प्रतिबल 3 प्रकार का है, स्ट्रेन भी 3 प्रकार की है। स्ट्रेन या विकृति, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति, सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेन आयतन विकृति, थर्ड शियरिंग स्ट्रेन अपरूपण विकृति। जो स्ट्रेन होती है ये यूनिटलेस माइनस मात्रक विहीन और डायमेंशनलेस विमाहीन होता है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को पढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो उसी केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स लेंथ then its length increases. The ratio of change in length to its original length is called longitudinal strain. The ratio change in length upon original length is called longitudinal strain. यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश इस पर बाह्य बल या विरूपक बल आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि और तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो कोई वस्तु पर बाह्य बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, तो इससे क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, ये क्या है, चेंज इन लेंथ लंबाई में वृद्धि अपॉन इनिशियल लेंथ प्रारंभिक लंबाई। चेंज इन लेंथ को हम स्मॉल एल से लिखते हैं यहाँ पर, स्मॉल एल, और इनिशियल लेंथ यानी प्रारंभिक लंबाई को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति वहाँ पर आती है जहाँ हम बल लगाकर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, यानी उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे और इससे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगी। और उसी केस में अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ तो लंबाई में परिवर्तन और उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति आ जाती है। सेकंड स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन आयतन विकृति। वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज अकर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। यानी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसके एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन आयतन विकृति कहलाता है।
तो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और उसके एकांक आयतन में जितना परिवर्तन होता है उसको आयतन विकृति या वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, उसका इनिशियल वॉल्यूम V है, कैपिटल V, और चेंज इन वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन डेल्टा V है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो गया? आयतन विकृति, चेंज इन वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन अपान इनिशियल वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन। तो ये डेल्टा V अपान V हो गया। ये वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतन विकृति दोनों केस में सेम आता है। ये चाहे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो तब भी आयतन में वहाँ वृद्धि हो जाएगी, डेल्टा V ही लिखेंगे। चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में आयतन में कमी आ जाती है, तो उसको भी डेल्टा V से लिखेंगे। तो इस तरह से वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति दोनों केस में, टेंसाइल चाहे कंप्रेसिव, दोनों केस में वही आता है, बशर्ते डेल्टा V सेम हो। अगर डेल्टा V अलग अलग हो गया तो वॉल्यूम स्ट्रेन भी दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शियरिंग स्ट्रेन अपरूपण विकृति। शियरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति लास्ट टॉपिक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू सरफेस ऑफ बॉडी इन सच ए वे दैट शेप ऑफ बॉडी इज चेंजिंग बट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, देन strain generated is known as shearing strain. Shearing strain is measured by the angle by which the strain is produced. किसी वस्तु के समांतर बाह्य बल इस प्रकार लगाया जाए कि किसी वस्तु की सतह के समांतर बाह्य बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए परंतु आयतन अपरिवर्तित रहे, तब उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति या शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। अपरूपण विकृति की माप कोण से की जाती है। तो किसी वस्तु पर इस प्रकार बल लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ लगाया, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी ये जो एरिया है ए, इसके समांतर हम लगाएंगे और इससे टच करता हुआ बल लगाएंगे और ये एरिया डिस्प्लेस होगा। इस कारण से वस्तु के शेप में जो परिवर्तन होगा, यानी शेप यहाँ पर थीटा डिग्री से चेंज हुआ आकार, तो आकार चेंज हुआ, आयतन वही रहा। तो ये जो थीटा एंगल आया यही यहाँ पर अपरूपण विकृति यानी शियरिंग स्ट्रेन का मेजरमेंट किया जाता है। तो शियरिंग स्ट्रेन का मेजरमेंट इस जो थीटा एंगल से हमने स्ट्रेन उत्पन्न किया है इसी से मेजर किया जाता है।